नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 18वीं लोकसभा का आज तीसरा दिन था और आज का दिन खासा जो है कह सकते हैं एंटरप्राइजिंग दिन रहा। आज लोकसभा में बहुत कुछ देखने को मिला और यूं भी कह सकते हैं कि अगले 5 साल की जो तस्वीर होगी उसकी एक झलक, या जिसको कहते हैं ना कि जो फिल्म आने वाली है उसका ट्रेलर जो है वो आज दिख गया। बड़ी बात जानते हैं क्या रही? बड़ी बात आज, जैसा कि पहले से माना जा रहा था कि सरकार को एक बड़ी जीत मिली। स्पीकर पद पर ओम बिरला एक बार फिर से चुन लिए गए। लेकिन जब सरकार की ओर से स्पीकर का नाम आगे बढ़ाया गया था तो कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने एक स्टैंड लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि जैसे वो इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करके सरकार के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं। बीते हफ्ते ही राहुल गांधी ने एक लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार में एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि यह सरकार जो है बहुत कमजोर पिच पर है। और यह भी कहा था, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि हम जब चाहेंगे इस सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन आज स्पीकर के चुनाव में क्या हुआ? स्पीकर के चुनाव में साफ तौर पर यह दिख गया कि एक तरफ जहां एनडीए ज्यादा ताकतवर होता हुआ दिखा, दूसरी तरफ विपक्ष में दरारें दिखने लगी। और यही वजह थी, यही कारण था कि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की बात नहीं की और एक तरह से सीधे सीधे उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया। वोट डिवीजन कराने के लिए विपक्ष ने कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की और ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है और यह भी दिखाता है कि जो विपक्ष लगातार चुनाव के बाद यह दावा कर रही थी ना कि ये सरकार जो है कमजोर पिच पर है, ये कहा जा रहा था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, हम जब चाहे गिरा लेंगे, वो विपक्ष के तमाम दावे आज धुआं धुआं हो गए। क्योंकि अगर विपक्ष के पास थोड़ा भी बहुमत होता तो विपक्ष आज ये चाहता तो फिर वो रस्साकशी करता, वो वोट जो है काउंट करवाता जिससे सरकार कमजोर पिच पर दिखे। लेकिन सच तो यह है कि अगर आज वोटिंग हो जाती तो कमजोर पिच पर विपक्ष दिखता। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक तरफ विपक्ष जो है वो दिख रहा था कि विपक्ष के अंदर जो है इस स्पीकर चुनाव को लेकर दरारें थी, दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम इस चुनाव में एनडीए का साथ देंगे। वाईएसआर कांग्रेस जो है एनडीए और इंडी गठबंधन किसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके 4 जो सदस्य हैं उन्होंने कह दिया था कि वो एनडीए का पक्ष में वोट करेंगे। और बहुत संभव है कि इंडी गठबंधन के कुछ और दल, कुछ और छोटी पार्टियां या कुछ निर्दलीय सरकार के पक्ष में वोट दे देते। राहुल गांधी जो आज नेता विपक्ष बने, नई भूमिका में आए, वो इस स्थिति में नहीं आना चाहते थे कि एक मैसेज जाए, परसेप्शन ये जाए कि विपक्ष पहले ही दिन कमजोर और बटा हुआ दिखा और इसलिए विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली और हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद दूसरा एक बड़ा फैसला जो सरकार की ओर से लिया गया था, या कहें कि स्पीकर ने जिस दूसरे कदम को उठाया, उससे विपक्ष पूरी तरह से हड़बड़ा गया। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने एक प्रस्ताव रख दिया और वो प्रस्ताव था इमरजेंसी के 50 साल, आपातकाल के 50 साल होने पर एक स्पीकर ने एक प्रस्ताव पूरा पढ़ा और जिस तरह से 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जिस तरह से 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं को धता बताते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया था, उसका पूरा प्रस्ताव पढ़ दिया और उस प्रस्ताव में संविधान के ऊपर जो हमले किए गए थे कांग्रेस के सरकार द्वारा, उसकी आलोचना की गई। कांग्रेस और विपक्ष इस पूरे प्रस्ताव से सकते में आ गया। जब लोकसभा स्पीकर ये प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो बाकायदा विपक्ष की तरफ से शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार संविधान की कॉपी दिखाते हैं, जो संविधान का पॉकेट वर्जन है, लाल रंग की डायरी जो है वो दिखाते हैं, दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर सरकार ने आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया और इसके बाद कांग्रेस के तमाम सदस्यों ने इस पूरे आपातकाल के पक्ष में भी बयान दे डाले और कहा कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया थी। दूसरी तरफ एनडीए के सदस्यों ने
संसद भवन के बाहर भी इसको लेकर प्रदर्शन किया और आपातकाल के मुद्दे पर सरकार विपक्ष को घेरा। तो कुल मिलाकर आज जो कुछ ये हुआ उससे साफ दिखता है कि आने वाले दिन और हंगामेदार होने वाले हैं। सरकार फिलहाल स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष पहले से मजबूत दिख रहा है और ये जो सत्र है ये सिर्फ सत्र नहीं बल्कि 18वीं लोकसभा खासी हंगामेदार रहने वाली है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। पहला इम्तिहान, बाकी अभी घमासान। इस पर चर्चा करें इससे पहले आज जो कुछ हुआ जरा देख लीजिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। जब हमने कहा कि हम डिवीजन मांग कर सकते थे पर हमने नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि एक आम सहमति बने, एक माहौल बने। राहुल जी का भाषण भी अगर आप सुनेंगे वही तो इसी भावना के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया कि हम आपको सहयोग करेंगे, हमारी आवाज़ को आप मौका दीजिए, हमारी आवाज़ को मत दबाइए, हम भी चुनकर आए हैं, हमें भी जनादेश मिला है। तो इस माहौल में हमने डिवीजन मांगना हमने उचित नहीं समझा। जब माननीय ओम बिड़ला जी ने कहा कि जो लोग जेल गए थे और जिन परिवारों की क्षति हुई, जिन लोगों ने दूसरे स्वतंत्रता के युद्ध में भारत को स्वतंत्रता दिलाया, उन सब परिवारों के प्रति हम संवेदनशीलता दिखाएंगे, उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए खड़े होंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप देखिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सदस्य जो लगभग वेल तक आ गए थे, वो तभी भी हुड़दंग मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, मगर समाजवादी पार्टी के लोग खड़े थे, टीएमसी के लोग शांति से खड़े थे, डीएमके के लोग खड़े थे। इन सब को खड़े देख राहुल गांधी को भी अंततोगत्वा खड़ा होना ही पड़ा, असमंजस में कि करूं भी तो क्या करूं, सत्ता की भूख। याद रखिए, उस समय भी इंदिरा गांधी के मन में सत्ता की भूख। 1971 में करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया था और इंदिरा गांधी केस हार गई थी, तब अपने सत्ता के भूख के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश पर इमरजेंसी आपातकाल लगाया था। और यही सत्ता की भूख राहुल गांधी और गांधी परिवार का आज इंडी अलायंस को डगमगा रहा है। जहाँ तक सवाल है, आज सरकार एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव में उन्होंने 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र किया है। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया। इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ इस बात के लिए कि एक तरफ तो आप सहयोग की अपील की बात करते हो, मिलजुल कर सदन चलाने की बात करते हो और पहले दिन आग लगाते हो। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो कुछ भी आज हुआ है वो सरकार का एक सोचा समझा एजेंडा है कि सदन न चलने पाए। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए।
तो ये आज जो कुछ संसद में उसका एक छोटा सा नज़ारा था, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उनका स्टैंड भी मैंने आपको दिखाया, और आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर डिबेट करेंगे। आज की चर्चा में मेरे साथ जो 5 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गोपाल जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी मेरे साथ स्टूडियो में। दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे राहुल गांधी जी के समर्थक हैं। मेरे साथ नित्य रंजन कुमार सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी के। और मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी के। अक्कू श्रीवास्तव जी, पहला मेरा रिएक्शन आपका, संपादकीय क्या कहता है आज जो कुछ संसद में पहले दिन हमने देखा? ये तो दिख रहा है कि आगे आने वाली रास्ते, आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, लेकिन सरकार की अस्थिरता को लेकर लोग बड़ी सारी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह का स्पीकर का चुनाव हुआ उसमें तो सरकार और मजबूत निकल कर आई, ऐसा लग रहा है। मैं आपके आखिरी 3 सेंटेंसेस से बात शुरू करता हूँ। ये आज ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी फिल्म का नज़ारा है। और ये फिल्म बार बार 5 साल तक लगातार दिखाई देगी। इस पर आप निश्चिंत रहिए, ऐसे ही हंगामे होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। और संसद पे इस समय जो गुटखा संस्करण जो संविधान का ले करके और बाद में फिर संविधान को काउंटर करने के लिए और जो बातें की जाएंगी सरकार की तरफ से, उससे निश्चित रूप से बार बार इस संविधान की, मैं कहने में संकोच नहीं करूँगा, गरिमा गिरेगी और कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरा, जहाँ तक आज इनके चुने जाने का सवाल था ओम बिरला जी के, तो वो चुना जाना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला किया गया कि ध्वनि मत के ही मान लिया जाएगा और उसमें वोट नहीं कराने की बात होगी, तो ये एक सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की, विपक्ष की। और उसके बाद जो काउंटर रणनीति, क्योंकि उनको पता था कि सत्ता पक्ष को भी पता लग गया था कि ये ऐसा होने जा रहा है, और ये भी उन्हें पता था कि राहुल गांधी का भाषण किस तरीके से होगा। राहुल गांधी का आने वाले दिनों में कोई भी भाषण बिना संविधान शब्द के नहीं होने जा रहा है। इसी तरीके से हमारे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे अखिलेश यादव, उन्होंने जिस व्यंग्यात्मक भाषा में बातचीत की कि आपकी कुर्सी मैं चाहता हूँ और ऊपर हो जाए और आप हम सबको मौका दें और पहले की तरीके से नहीं करें, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी जानती थी। और इसी के तहत वो एक जो मास्टर स्ट्रोक तथाकथित आप कह सकते हैं आज का, जिसको किसी को नहीं पता था, ये प्रस्ताव जो आया आज आपातकाल के पास 50 साल को लेकर के, इस सरकार की तरफ से होना चाहिए। लेकिन ये पढ़ा किसने? स्पीकर की तरफ, स्पीकर ने। और स्पीकर ने आज तक के इतिहास का, संसदीय इतिहास का इतना लंबा चौड़ा प्रस्ताव आज तक कभी नहीं आया। और उस पर तय है कि अब आगे की लड़ाई दूसरी तरीके से होनी थी, विपक्ष को जो रूप होना था वो होना था और समर्थन में जिस तरह चलना था। लेकिन ये तय हो गया कि जो मोदी 3.0 की सरकार है वो पहले की तरीके से चलेगी, चलने की कोशिश की जाएगी। और आज भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जो सहयोगी दल उसके हैं, उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया है, बातों को आगे बढ़ाया है, उससे सत्ता पक्ष को बल मिलता है। लेकिन विपक्ष को भी निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बल मिला है। लेकिन अब रणनीति का खेल शुरू होगा, शतरंज का खेल शुरू होगा, कौन शहमात में कैसे क्या करता है और कहां तक जाता है। ये तो शुरुआत है, लेकिन जिस तरह की पिक्चर चलेगी। और बड़ी बात ये भी रही कि आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता का उन्होंने पद संभाल लिया, और 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब संसद को विपक्ष का नेता मिला है। कांग्रेस के लिए ये एक कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं मोरल बूस्टिंग का काम करेगा कि उसके पास एक नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन डिपेंड इस पर करेगा कि किस तरह की रणनीति कांग्रेस बनाती है और राहुल गांधी किस तरह से आगे इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल अशोक यादव जी यहाँ पर आपसे, फिर मैं आगे बाकी मेहमानों के पास आऊँगा। ये भाई इतना आप लोगों ने स्टैंड लिया कि भाई जब सरकार की ओर से स्पीकर के लिए आया कि भाई आप स्पीकर को सहयोग करें, 3-3 बार 4-4 बार राजनाथ सिंह जी ने जो है संपर्क किया, तब तो आप लोगों ने कहा नहीं लड़ाएंगे, आप विपक्ष लड़ाएंगे। जब लड़ाएंगे तो ठीक से लड़ाते, फिर आपने जो है आधा अधूरे मन से खड़ा किया और आधे अधूरे मन से, और फिर पूरे मन से जो है उनका नाम जो है वो वोट डिवीजन नहीं मांगा। क्या ये आशंका थी, ये डर था आप लोगों को कि ये ठीक है कि अब की बार 400 पार एनडीए नहीं हो पाया, लेकिन अगर आज वोटिंग हो जाती सदन में तो अब की बार 300 पार तो एनडीए हो ही जाती?
क्या ये डर था जिसके कारण वोट डिवीजन आप लोगों ने नहीं मांगा? देखिए, ये डर नहीं था। विपक्ष की जो रणनीति थी वो ये थी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा देश के सामने आए। जिस तरह से के सुरेश को न तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, न ही उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया, तो विपक्ष कम से कम ये दिखाना चाहता था कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी दलित समाज की और संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरी बात, जो ओम बिरला साहब ने श्रद्धांजलि दिया, बहुत अच्छा किया, श्रद्धांजलि व्यक्त किया। जो 1975 वाले जो आपातकाल के दौरान मारे गए लोगों या जो भी सताए गए लोगों के प्रति, उनको कम से कम एक श्रद्धांजलि अशोक जी और देना चाहिए था। 17वीं लोकसभा में जो 700 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए थे ये संविधान विरोधी और इस तानाशाही मोदी सरकार की गलत नीतियों से, उन किसानों के लिए भी कम से कम श्रद्धांजलि दे देते ओम बिरला साहब तो बड़ा अच्छा रहता। और दूसरी श्रद्धांजलि उनको कम से कम 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए परिवारों के प्रति भी एक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। अगर उनको संवेदना ही व्यक्त करनी थी तो इन चीजों पर भी संवेदना व्यक्त कर देते हो। जी, आप गलत ट्रैक पे चले गए, इसीलिए मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है। मैं आपको अभी बोलने का मौका देता, आप गलत ट्रैक पे चले गए। 700 किसानों की लिस्ट देखी है आपने? किसान कानूनों के 700 खिलाफ किसानों जो की लिस्ट आपने देखी है सर? आपने अभी का 700 बिल्कुल, बिल्कुल, आपने पूरा 700 देश किसानों जानता की है, लिस्ट सर। देखी है? पूरा देश जानता मुझे है, दो सर, नाम 700 से बताइए, ऊपर किसान। मुझे दो नाम पूरा बताइए देश मुझे दो नाम जानता बताइए। है। पूरे देश को आपने झूठ बोला मैं सर। नहीं, अशोक यादव जी, पूरे देश को आपने झूठ बोल के बरगलाया। 700 किसानों की लिस्ट मेरे पास है, आपके पास है, आपके पास नहीं होगी। आपने सुनी है, आपने नहीं पढ़ी होगी। 2 साल का बच्चा किसान हो सकता है? मेरे बात का जवाब दीजिए। 2 साल का बच्चा किसान हो सकता है? 2 साल का बच्चा तो किसान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो इस लिस्ट के अंदर जो आप 700 बता रहे हैं, इसमें 2 साल का बच्चा है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपने माँ के साथ अच्छा, गया होगा अब वो बच्चा, अब वो अपने माँ के साथ अगर बच्चा जाएगा, अब वो हो अशोक सकता है, सर, अब वो हो सकता है, अगर हो अपने माँ सकता के है, साथ वो गया अब धरने वो हो पे, सकता है। अगर अपने माँ के साथ धरने सुनिए पे गया सर, बच्चा सुनिए और सर, वहां पे उसकी डेथ सुनिए होती अशोक है, यादव तो जी, वो जिम्मेदारी सुनिए किसकी है? अशोक यादव जी, मैं आज और जो- आपने सुनिए अशोक यादव जी, आज आपने मुझे मौका दे दिया। मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था। जब आपने बोल दिया, तो आज मैं विपक्ष के इस झूठ को देश के सामने दोबारा एक बार, मैंने शायद पहले इतना विस्तार से नहीं रखा था, आज मैं विस्तार से रखने जा रहा हूं। और वो ये है कि 700 किसानों में सिर्फ 2 किसान ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो किसान आंदोलन हुआ उस धरना उस स्थल पर हुई थी। सिर्फ 2 की मृत्यु हुई थी, और वो जो 2 थे उनमें से एक ने सुसाइड किया था और एक बीमारी की वजह से। इसके अलावा 700 की 700 जो लिस्ट है उसमें से एक भी किसान आंदोलन के दौरान उसकी मृत्यु नहीं हुई। और ये लिस्ट पूरी की पूरी जो बनाई गई, फर्जी बनाई गई है, क्योंकि इसमें 2 साल का बच्चा है, इसमें 12वीं का बच्चा है, जिसकी मृत्यु हुई थी किसी दुर्घटना में। कोई फतेहगढ़ में मरा था, किसी की मौत जो है अपने गांव में जालंधर में हुई थी, किसी की मृत्यु जो है वो अपने गांव फरीदकोट में हुई थी, किसी की मृत्यु जो है हिसार में अपने घर में हुई थी, किसी की मृत्यु जो है किसी की मृत्यु जो है फरीदकोट में हुई थी। तो जिन लोगों की मृत्यु अपने अपने घरों में हुई थी, किसी बीमारी के कारण हुई थी, उन पूरे लोगों की लिस्ट को जुटा करके आप लोगों ने फर्जी लिस्ट बना दी। अब सुनिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अशोक यादव जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो 700 किसानों की जो लिस्ट बता रहे हैं आप, सुनिए, ये फर्जी लिस्ट है, ये फेक लिस्ट है, ये एक झूठी लिस्ट है। और अगर आप इसको सच्ची मानते हैं, अशोक यादव जी, अगर आप इस लिस्ट को सच्ची मानते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पंजाब सरकार में अगर हिम्मत हो तो जो इसमें से किसान पंजाब में अपने गांव में मारे गए, जरा उनको कोई जो है आप दिलवा दीजिए। आप उनको कोई मरने के बाद उनका मुआवजा दिलवा दीजिए। आप नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि आपकी पूरी लिस्ट फर्जी है। ठीक है, आपकी पूरी लिस्ट फर्जी है। अब रुकिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस विषय पर आप डिबेट करने में किसान शहीद हुए थे सर, झूठ है। आपको यही नहीं पता, आपने आज तक लिस्ट नहीं देखी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी विपक्ष के नेता ने वो लिस्ट नहीं पढ़ी। मैंने वो पूरी लिस्ट पढ़ी है, 700 के 700 नाम। किसी विपक्ष के पास 700 के 700 नाम नहीं है। ये लोग सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हो। अशोक यादव सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हो, झूठ बोलते हो। आप लोग झूठ बोलते हो, फर्जीवाड़ा करते हो, झूठ बोलते हो, फर्जीवाड़ा करते हो, झूठ बोलते हो, फर्जीवाड़ा करते हो। आपको यही नहीं पता था 2 साल का बच्चा है, और अब आपने कहा जी मां के साथ गया। तो इसी से पता चलता है कि आपका झूठ पकड़ा गया, और अब आपका झूठ पकड़ा गया। अब मैं विषय पर आ जाता हूं।
अब मैं विषय पर आ जाता हूं क्योंकि आपका झूठ मैंने एक्सपोज कर दिया और मैं विषय पर दोबारा आना झूठ सर, चाहूंगा। देखिए, अब मेरा झूठ- सवाल एक और, झूठ कौन बोला अभी सर? सुनिए, अभी तो बहुत सारी चीजें अशोक अभी यादव जी, सर, अभी तो बहुत अयोध्या सारी को लेकर चीजें, तो उस दिन आपको अभी बात मैंने से एक ही आपको भेजा अभी मैंने था। एक ही चीज मैंने पकड़ी आपको न्यूज़ की है, कटिंग अभी भेजी मैंने थी। एक ही चीज पकड़ी है, अभी एक ही चीज पकड़ी है। दूसरी चीज भी आपसे मैंने सोचा था दुष्यंत जी से, लेकिन दूसरी चीज आपसे पूछ लेता हूं। अगर आपको दलित नेताओं की इतनी चिंता है, के सुरेश दलित हैं, तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता क्यों बनाया? के सुरेश जी को क्यों नहीं बनाया? वो ज्यादा 7 बार के सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं और दलित हैं, तो उनको सिर्फ हराने के लिए आपने आगे किया क्योंकि आप चाहते हो दलित नेता हार करके बाहर हो जाए और राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठ जाए। प्रोटेम स्पीकर में कौन सी हार थी सर? अरे प्रोटेम स्पीकर बनाने में कौन सी हार थी? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं प्रोटेम दलित स्पीकर में स्पीकर कौन के सी लिए। हार थी? अरे नहीं, बाबा प्रोटेम दलित स्पीकर में कौन सी हार थी? अब आप डिरेल हो गए, बताइए, अब आप डिप्टी डिरेल हो स्पीकर में कौन सी हार गए, थी? डिरेल हो गए वो। डिप्टी अब आप स्पीकर डिरेल हो में गए, कौन सी सुनिए अब हार इनकी थी? आवाज नीचे कर दीजिए, प्रोटेम डिरेल हो स्पीकर गए, अब वो डिरेल हो गए। मैं आपसे पूछ लेता हूं, वो डिरेल हो गए, अब वो प्रोटेम स्पीकर पे चले गए, थोड़ी देर बाद चुनाव पे चले जाएंगे, फिर अयोध्या पे चले जाएंगे, कहेंगे अयोध्या का राजा हमारे पास है। तो मैं उस उनके डिरेलमेंट में नहीं जाना चाहता। वो कह रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर सवाल ये कि अगर दलित को बनाना था तो राहुल गांधी जी की जगह दलित के सुरेश जी को विपक्ष का नेता बनाना चाहिए था। प्रश्न आपका बहुत ठीक है, आप अनुमति दें तो मैं बिल्कुल किसानों मैं की अनुमति आत्महत्या दूंगा पे अगर भी डिरेल बोल हुए बिना बात करेंगे। नहीं, किसानों की आत्महत्या पे भी अगर आप अनुमति दें तो बोल आप चाहते हैं उसी विषय पर, तो मैं इस नहीं विषय नहीं, पे एक ही लाइन बोलूंगा। हाँ बोलिए। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 154 किसान और खेतिहर मजदूर प्रतिदिन आत्महत्या करते ठीक हैं। है, दूसरी आ जाते हैं के सुरेश जी, वो बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और मैं ये बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं और उस पे हम सबको सोचने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल है। नहीं। मैं दुष्यंत जी, पार्टी दुष्यंत जी कहना आपकी चाहता हूं। बात से, दुष्यंत जी आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं। इस देश में सबको मिलकर सोचना चाहिए। किसानों की जिस तरह से किसान आज भी जो है, मैंने महाराष्ट्र में देखा जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। हम किसानों को, लेकिन किसानों को व्यर्थ की राजनीति में जो घसीटने में मेरा उसका विरोध है। बाकी आप जो बात कर रहे हैं मैं उसमें आपके साथ 100% हूं और सरकारों को दूसरा, सोचना चाहिए। के सुरेश जी को बिल्कुल होना चाहिए था और लोकसभा के अंदर उनको नेता प्रतिपक्ष, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी खरगे जी को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो लोकसभा में अगर एक ऐसा जनप्रिय लीडर जो पूरे विपक्ष की पसंद है, कांग्रेस के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और जिन्होंने पिछले 4 वर्ष में वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है, उनको बनाया गया है, तो ये समझ लीजिए कि वो पूरा मेरिट पे खरे उतरते हैं। ठीक है, आपका जवाब स्वीकार है। आपने जो कहा वो कांग्रेस का अपना जो है जो सोच है वो ठीक है। मैं गोपाल कृष्ण जी, सवाल ये है कि पूरा विपक्ष ये कह रहा है 50 साल हो गए, आप लोग बार बार जो है इमरजेंसी को लेकर आ गए, अचानक से स्पीकर, और अभी जैसे अक्कू जी ने कहा, पूरा विपक्ष ने कहा कि भाई स्पीकर जो हैं वो अब एक नई भावना के साथ, सबने स्पीकर के लिए कहा कि भाई बड़ी अच्छी बात है आप चुने गए, सबने उनको बधाई दी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई अब जो है कम से कम संसद जो है ठीक से चलेगी, बढ़िया से चलेगी। लेकिन आप लोगों की मंशा नहीं दिखती। आरोप ये है क्योंकि आप लोग नहीं चाहते और आप लोगों ने अननेसेसरी एक जो है शिगुफा छोड़ दिया इमरजेंसी का 50 साल बाद निकाल करके। अशोक जी, पहले तो मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि आप इमरजेंसी को शिकूका कह रहे हैं। मैंने विपक्ष की बात की सर। हाँ, मैं सुनिए, मेरा काम है विपक्ष की आवाज को आप तक पहुंचाना, नहीं तो इमरजेंसी का मेरा परिवार भी पीड़ित है, इसीलिए मैं इमरजेंसी को शिगुफा मानता नहीं। मैंने कहा कि वो इसीलिए कहा कि जो विपक्ष का जो शिकूका कह रहे हैं इमरजेंसी को, अपने आप में यही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, ये जो विपक्ष राहुल पिछले 1-2 महीने से अगर आप देखें और जो अभी 3 दिन से ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रतियां लेकर शपथ ले रहे हैं, तो संविधान कोई किताब है क्या? या उसका स्पिरिट भी है, उसकी कोई भावना है? भावना है, भावना संविधान की ये है कि देश में प्रजातंत्र रहे, प्रजातंत्र के जो जिन लोगों ने प्रजातंत्र की हत्या की है, जिन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटा है, जिन लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और उससे सत्ता के लिए पूरे प्रेस की, मीडिया की अत्याचार का को हनन किया, अधिकारों का हनन किया है, तो उसको अगर इतिहास का क्या, अशोक जी आप बताओ, इतिहास के, आप भी विद्यार्थी हो, इतिहास का क्या अर्थ है? जो काले अध्याय हैं उनको भी आपको याद करना चाहिए ताकि देश उसको रिपीट ना करे। तो अब 50 साल हो गए हैं उसको, अगर डेमोक्रेटिक इंडेक्स अगर वर्ल्ड का देखें तो भारत के 98% मार्क्स हैं,
2% हमारे डेमोक्रेसी के मार्क्स किस लिए कट गए? क्योंकि 2 साल इमरजेंसी के 1975 से लेकर 77 तक देश में जो स्वतंत्रता, प्रजातंत्र को पूरी तरह से अदन किया था। इसलिए ग्लोबल इंडेक्स में जो भारत का डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से हजारों साल से चले आ रही हमारी जो सनातन वैल्यूज है, उसके अंदर जो नंबर काटे वह 2 नंबर वो काटे इमरजेंसी के कारण। तो कांग्रेस को यह बात को स्वीकार क्यों नहीं करती? अपना अब यानी इनका जो खोखलापन है उसको एक्सपोज करना है या नहीं करना है? और जिन लोगों ने 22 लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिए, मैं खुद भी जेल में रहा था, मैं तो 13 साल का था, मेरा पूरा परिवार अलग अलग जेल में रखा था। इमरजेंसी में मैंने सत्याग्रह किया था। तो जिन लोगों ने जेल में वो यातनाएं सही है, जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने उस प्रजातंत्र को बहाल करते हुए अपने देश में, आज हम जो ये स्वतंत्रता से बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस भी सब चीजें बात कर रही है प्रदेशों में सत्ता, यह इसलिए है कि जिन लोगों ने उस प्रजातंत्र का संग्राम किया है, वो प्रजातंत्र सेनानी के रूप में उनका स्वाभिमान दिया गया, उनको आज 50 साल में जब देश का काला दिवस के समय में वो उस पीरियड को हुआ है, तो उनको एक तरीके से एक अपनी श्रद्धांजलि देना कांग्रेस को गलत किस बात से लग रहा है? क्या वो इमरजेंसी को सही मान रहे हैं? पहले तो ये बताएं। अगर सही नहीं मान रहे तो 50 साल अगर हुए हैं तो उसको संसद में कहते हुए जिस संविधान की रक्षा करने की वो बात करते हैं, उसी के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कांग्रेस है ना, बेसिक इश्यू से अशोक पे भाग जाती है। पहले ये बताया कि वो हमने उठाया नहीं उठाया, ये जो इमरजेंसी को वो सही मानते हैं। दुष्यंत जी भी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। बताओ इमरजेंसी में ये कांग्रेस के यादव जी से पूछो कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी? दुष्यंत जी, हम गला घोटा या नहीं घोटा? दुष्यंत जी, इतिहास की जो भी इंपॉर्टेंट तारीखें होती हैं उसको तो किसी न किसी रूप में याद किया जाता है। हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, आज़ादी मिली, बार बार मनाते हैं, और 30 जनवरी को गांधी जी के देहांत हुआ था, उस दिन भी हम याद करते हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो जब इतिहास की तारीखों को इस तरह से याद किया जाता है तो उसमें अगर इमरजेंसी को याद किया गया तो उसमें कौन सी गलत बात है? वो इतिहास था और वो लिखा हुआ इतिहास है, वो सच है। वो भारत के संविधान में अब तक पहली बार हुआ हमला था। अगर इस तारीख को याद करके अगर हम कह रहे हैं कि भी उससे सबक लेने हैं तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इमरजेंसी को एक अचानक सरप्राइज लेके आए और लोकसभा नहीं, हर साल मनाते हैं दुष्यंत जी। लोकसभा स्पीकर ने, मुझे लगता है सर पहली बार ही कोई ऐसा प्रस्ताव लाया है। 50 साल हुए ना इसके इस बार। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने अपने हिसाब से सही किया। अब फिर वही चीजें आ जाती हैं। कल को कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, वो 700 किसानों की जिसके ऊपर अभी विवाद हुआ उसको काला अध्याय बताएंगे, वो उसको लेके आएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को बुरा लगेगा। तो जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए सतत प्रयास करते हुए राष्ट्र को, युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, वो कहीं ना कहीं चीजें राजनीति की भेंट चढ़ रही हैं। अगर पेपर लीक पे कोई सकारात्मक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज गोपाल जी की बात पूरी हो जाए आपको मौका, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा अच्छा रहता, वो सबको अच्छा भी लगता। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक परिस्थिति थी कि वो और उनकी पार्टी, उनके लीडर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जेल गए, लंबे समय तक जेल रहे, लेकिन आज की परिस्थितियों में वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस ने अपने आप को इतना स्वीकार्य बनाया कि जो इमरजेंसी के वक्त उनके खिलाफ थे वो आज उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में। तो हम कांग्रेस के इस बदलाव को भी हमें देखना होगा और हमें इस पे भी बात करनी पड़ेगी। इमरजेंसी के 2 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको समर्थन कोई नहीं करता। कांग्रेस पार्टी ने कभी उसका महिमा मंडन नहीं किया और कांग्रेस पार्टी के कई बार कई मंचों से उसके ऊपर सफाई भी दी और माफी भी मांगी। दुष्यंत जी, थोड़ा सा आपको टोकराओ। राजीव गांधी जी ने संसद के अंदर जो है इसका महिमा मंडन किया था, इसको सही बताया था। आज भी कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि संवैधानिक, वो तो संवैधानिक था, वो तो संवैधानिक था। कल ही जो है भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा जी ने बड़ा साहस का काम किया था। तो सवाल ये है कि अगर उस सोच को, जहां से इमरजेंसी आई,
अगर उस सोच को ये लोग वार कर रहे हैं, उस पर अगर प्रहार कर रहे हैं, और वो सोच अभी भी कांग्रेस के नेताओं के बयानों में दिख रही है, तो फिर उसमें गलत क्या? देखिए, जो परिस्थितियों में लगाई गई इमरजेंसी, उसका भी हमें बारीकी से उस पर भी विश्लेषण करना होगा। किस तरह से सेना को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम किया गया, किस तरह से एक असहयोग आंदोलन, मतलब पूरे सरकार के खिलाफ या पूरे राष्ट्र के खिलाफ एक खड़ा करने का प्रयास किया गया, जिनकी वजह से इमरजेंसी जैसे निर्णय करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री को दुष्यंत जी माफी आगे आना पड़ा। माफी चाहता हूं, चर्चा की जा सकती है। दुष्यंत जी माफी चाहता हूं, अगर आप इसको जस्टिफाई इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है उससे भयंकर परिस्थितियां तो आज हैं। आज नरेंद्र मोदी को देश में आपातकाल लगाना देना, जब सीए, जो नागरिकता संशोधन कानून, जो गांधी जी का सपना था, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जो सरदार पटेल ने कहा, उसको अगर उनके सपने को पूरा करने के लिए सीए लागू होता है और उसके खिलाफ संसद से पारित प्रस्ताव के खिलाफ देश में दंगे होते हैं, 60 लोग दिल्ली में मारे जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को आपातकाल लगा देना चाहिए था इंदिरा जी के रास्ते पे चलते हुए। बिल्कुल, देखिए, परिस्थितियां के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं होंगी, तभी मोदी जी ने आपातकाल लगाया नहीं। परिस्थितियां उस वक्त ऐसी थी। इमरजेंसी में कोई परिस्थिति, बिल्कुल दुष्यंत जी, फिर क्लैरिटी आ जाए। इमरजेंसी में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि इंदिरा गांधी जी ने गलत मीन से इलेक्शन जीता है और इसलिए उनका जो मेंबरशिप है वो निरस्त कर दी गई थी और उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार कर दिया गया था। इसको देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। दरअसल ये भी एक मुझे एक ब्रेक लेना था गोपाल जी कि देश की सेनाओं को सरकार सड़क पे उतर जाना चाहिए और सरकार को बदल देना चाहिए। क्या सेना के हस्तक्षेप अगर हो जाता तो वो उचित होता? क्या दोबारा वापस लौट पाती? इंदिरा जी ने अगर इमरजेंसी लगाई तो उसको समय रहते वापस लेके देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी कराए। तो जबलपुर के एसडीएम के अंदर जो फैसला लिया था उसके खिलाफ उन्होंने लगाई है इमरजेंसी। ये तो कांग्रेस के खुद जो नानी पालकी वाला जैसे बड़े बड़े लॉयर जो उस वक्त, उन लोगों ने ये स्पष्ट रूप से, आप इतिहास को कैसे बदल सकते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का भी है। जब पूरा देश गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज से लड़ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि जाइए अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाइए और कांग्रेस का साथ मत दीजिए। फिर तो कल को उस पर भी चर्चा होगी। नहीं तो फिर तो आप तैयार रहिए आने वाले समय में उस पर भी प्रस्ताव। अभी ये कर लेते हैं, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी 1942 पर या फिर उसके बाद जिस तरह से औरंगजेब आया था, बख्तियार खिलजी आया था, उन सब पे कर लेंगे। लेकिन आज इस पे इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने क्यों लगाई वो बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने जाना चाहिए। वह बिल्कुल इस बात के फैसले पे इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी कि राजनारायण जी ने उनके इलेक्शंस को चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन्होंने गलत मीन्स इस्तेमाल किए इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए उनकी ये आपका निजी राय हो सकती है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और उसके बाद ब्रेक के बाद इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर यहां पर दुष्यंत जी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी का आपातकाल लगाना जस्टिफाई था, सही था, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद सरकार अगर ये प्रस्ताव लाती है तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अगर आज भी हम इंदिरा गांधी के आपातकाल को जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर ये प्रस्ताव लाना भी सही है। क्योंकि आखिरकार इंदिरा गांधी ने उस बात को लेकर के पीछे हटी, उन्होंने आपातकाल हटाया और आपातकाल में क्या हुआ था ये भी नहीं भूलना चाहिए। मैं लगातार 2 दिन से किसी न किसी कारण से इस पर चर्चा हो रही है और अगर आज भी ये चर्चा आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए आपातकाल में क्या कुछ हुआ था और क्या सिर्फ इसलिए हुआ था कि किसी ने ये कह दिया था कि भैया सेनाएं जो है वो विद्रोह कर दे, क्या सिर्फ इसलिए हुआ था। इस सब पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से आज संसद में बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिली। आज संसद को 18वीं संसद को नया स्पीकर मिल गए और जिस तरह से स्पीकर के मसले पर पहले जो है एक तरह से टकराव के मूड में दिख रहा था विपक्ष, आज विपक्ष ने अपने पैर खींचे और उसके बड़े ऑब्वियस कारण दिखते हैं कि कहीं ना कहीं संख्या बल में विपक्ष जो है पिछड़ता हुआ दिख रहा था और एनडीए अब की बार 300 पार होता हुआ दिख रहा था। इसलिए विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। हालांकि विपक्ष को आज अपना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूप में मिल गया तो उसको एक मोरल बूस्टिंग भी हुई है, लेकिन साथ साथ जिस तरह से स्पीकर ने आज आपातकाल को लेकर एक प्रस्ताव रख दिया, लंबा चौड़ा प्रस्ताव रख दिया, उससे राजनीति गर्मा गई और लग रहा है कि अब जो आज जो कुछ संसद में शुरू हुआ है वो अगले कुछ दिनों तक नहीं चलेगा बल्कि पूरे 5 साल तक यही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसी पे चर्चा कर रहे हैं 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से, अशोक यादव जुड़े हैं मेरे साथ समाजवादी पार्टी से, दुष्यंत नागर हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, नित्य रंजन कुमार सिंह हैं जनरल सेक्रेटरी एलजेपी के, अकुश श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं संपादक हैं। अकुश श्रीवास्तव जी जल्दी से आपका एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं नित्य रंजन जी के पास जाता हूँ। दुष्यंत जी कह रहे एक पक्ष ये भी है कि भाई कुछ लोगों ने उस वक्त जो है सेना को भड़काने की कोशिश की थी कि भाई सेना सड़क पर आ जाए और इस वजह से भी इंदिरा गांधी जी को आपातकाल लगाने पर जो है विचार करना पड़ा। अकू जी आपसे सवाल है। देखिए, जहाँ तक दुष्यंत जी जो बात कह रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र, तो फिर देश में हर साल 2 बार 3 बार ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, आपातकाल लगाया जाना चाहिए। और कुछ नहीं है तो मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो जनवरी 2012 साल से ज़्यादा पहले, 12.5 साल पहले, तब तो बाकायदा खबर आ गई थी कि साहब हरियाणा की तरफ सेना आ गई तो लगा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का शासन था, लगा देती अपने आप में, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ विवेक का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब सिर्फ सत्ता की भूख, मैं विद इन कोर्ट कह रहा हूँ, जब सत्ता की भूख आपकी हो और आपको किसी तरीके से रोकना है तो आपने फिर इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी याद करते ही सोचिए कि कैसे बच्चों को प्रताड़ित किया गया, बुजुर्गों को प्रताड़ित किया गया, और जरा सा आपने खिलाफ, ये सरकार चाहे ना चाहे, जो पूरी मशीनरी इस पर लग गई कि आपको कैसे प्रताड़ित किया जा सकता है। देखिए ना, लाखों लोग मतलब जिसमें हमारे परिवार के और आपके परिवार के भी लोग होंगे, वो उसे जेल में ठूंस दिए गए। अगर आपने राशन की दुकान में थोड़ा सा तेज आवाज़ में पाम ऑयल उन दिनों आता था, वो मांगने की बात कर दी तो वहाँ पर वो सिर्फ एक पुलिस को सूचना देता था और आपको अरेस्ट कर लिए जाते थे। आप आकाशवाणी की क्या हाल हो गए थे, अखबारों का आपने क्या कर दिया था, कितनी बुरी गत कर दी थी। अब जब कोई अगर नई पीढ़ी के किसी लोग को दिखाएंगे, उनको यकीन नहीं होगा कि पूरे एडिटोरियल पेज खाली जाते थे। और तो और पहले पेज पे फोटो आपको नहीं पसंद आई तो अफसरों ने कहा नहीं, हमें नहीं पसंद है, नहीं छापें। क्यों? क्योंकि मिसेज गांधी को नहीं पसंद होगी की अंदाज में, तब वो खाली कर दिया। पहले दिन अखबारों की बिजली काट दी गई थी, 400 से 500 पत्रकार गिरफ्तार कर लिए गए थे, बहुत कुछ हुआ था ऐसा। और तो वो महिलाओं के साथ जो जातियां हुई हैं, वो शायद देश के इतिहास में बहुत कलंक के तौर पर थी और उसको ना दोहराया जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए चेतावनी के तौर पर ये बात की जाती है कि इमरजेंसी
बहुत काला धब्बा था और आगे आने वाले। तो अगर आप लोग तो बार बार कहते हो कि भाई नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं वगैरह वगैरह, तो तानाशाह बार बार क्यों कहते? अगर करना ही होता तो फिर इमरजेंसी लगा देते। नहीं लगाई, इसलिए नहीं लगाई क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और अपेक्षाकृत उनका लोकतंत्र में ज़्यादा यकीन है, विश्वास है। ओके, नित्यानंजन जी, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है दुष्यंत जी ने कही। उन्होंने कहा देखिए, समाजवादी पार्टी जो एक समय आपातकाल की पीड़ित पार्टी थी, उनको आज एहसास हो गया क्या कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और वो आज कांग्रेस के साथ चले गए। एलजेपी को एहसास क्यों नहीं हुआ ये? सर देखिए, आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है, उसमें इमरजेंसी की बातें बार बार इसलिए होती हैं क्योंकि इमरजेंसी से लोग जो पीड़ित रहे हैं वो आज के समय में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज के समय में भी उसके पीड़ित लोग मौजूद हैं, जैसा कि आप अपने बारे में बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी पहले भी, मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो 1962-1971 के आसपास में फिर लगी थी। इमरजेंसी 1975 के इमरजेंसी का ही बार बार जिक्र क्यों होता है हिंदुस्तान में? इसलिए होता है क्योंकि इमरजेंसी के आड़ में जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया था। क्योंकि युद्ध काल में युद्ध होने की सिचुएशन में तो उस समय आपातकाल पहले लगे थे। यस। जब भारत पर आक्रमण हुआ था, हमला हुआ उस समय, लेकिन भारत शांति काल में कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपातकाल लगेंगे, क्योंकि इंटेंशन, नियत ऐसी थी। जिस 1975 के आपातकाल की हम लोग बात करते हैं, उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 40 तक और 42 का पूरी तरीके से इसमें अधिकारों का हनन किया जाता है, जिसके आड़ में उस समय के तत्कालीन प्रशासनिक जितने लोग थे, वो जिस तरीके से श्रीवास्तव जी ने कहा या हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए, अपनी राजनीतिक इंपॉर्टेंस को साबित करने के लिए इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। आज भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं। आज भी अपनी राजनीतिक इंपॉर्टेंस को साबित करने के लिए या राजनीतिक इंपॉर्टेंस को भारतीय राजनीति में बनाए रखने के लिए, आज देखिए ना, जो पार्टियां आज, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो पार्टियां कांग्रेस के पिछलग्गू हुआ करती थी, आप कई राज्यों में देख लीजिए कांग्रेस उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। आखिर ये मोदी से, आखिर ये भाजपा से, संविधान से भयभीत तो ये खुद है ना सर, संविधान से भयभीत हैं। आज संविधान का एक भी, चलिए 10 साल के कार्यकाल में आप बता दीजिए मोदी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो संविधान के खिलाफ था। लेकिन मैं आपको 50 साल, पिछले कांग्रेस के 50 साल में मैं 10 काम ऐसे गिना सकता हूं जो संविधान के इन्होंने खिलाफ काम किया। तो जब इनको अपनी बात आती है, अपनी बारी आती है, तो इस संविधान को रौंदते हैं अपने सत्ता के लिए, अपने सत्ता के हनक के लिए। आज राहुल गांधी कर रहे थे, अभी आपने कहा ना, राजीव गांधी जी ने संसद में बोला। आज इनके नेताओं का बयान सुनिए, इमरजेंसी को कितने गाथा के रूप में ये बताते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जनता है, सब कुछ जानती है, और जनता जो जानती है ना, वो इसी तरीके से राहुल गांधी जी का जो महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धराशायी होते रहे। दुष्यंत जी की बात फिर मैं आ रहा हूं जी। रंजन जी, जिस समय काल की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद इंदिरा जी को इस देश ने पूर्ण बहुमत दिया, राजीव जी को पूर्ण बहुमत दिया, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार बनी, यूपीए की 2 सरकारें बनी। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने अगर जनता के और संविधान के विपरीत कोई कदम उठाया होता, इंदिरा गांधी जी हारे या नहीं हारी, ये बताइए सर। जीत हार तो सबकी होती है, अटल जी भी कई बार चुनाव हारे हैं, अडवाणी जी भी हारे हैं, और भविष्य में कोई भी हार सकता है। आप इसके साथ तुलना मत करिए कि कोई व्यक्ति चुनाव क्यों हारा। आप ये देखिए कि जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 98 मार्क्स मिले, वो उस लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस के नेताओं ने अपने कठिन श्रम से की है। उनकी दूरदर्शी सोच थी। सर, उन्होंने राजीव जी का आपने जिक्र किया, उस राजीव गांधी साहब की बात आप कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, जी ने पंचायती राज्य को लाने का काम किया, गांधी के विचारों को पेश दिया, पंचायती राज्य में ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित बहादुर शास्त्री के विचारधारा को बेच दिया। क्यों कांग्रेस का मतलब क्या? गांधी परिवार का विचारधारा है
क्या इन नेताओं का विचारधारा नहीं है? दुनिया में आज भारत के लोकतंत्र का महिमा मंडन नहीं, आप बताइए रुकिए एक मिनट कि विचारधारा कांग्रेस का। रंजन जी रुकिए, दुष्यंत जी रुकिए। देखिए मैं एक ही सिर्फ चीज कह रहा हूं, जो दुष्यंत जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। देखिए चुनाव उसके बाद जब आपातकाल के हटाने के बाद जब इंदिरा जी ने चुनाव जब लड़ा तो इंदिरा जी खुद जो है रायबरेली से बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। कांग्रेस का सफाया हो गया था। पहली बार इस देश में विपक्ष की सरकार बनी थी। ये अलग बात है कि जो विपक्ष की सरकार थी, जैसे आजकल जो हर बार जो है एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश होती है, ये उसी तरह का तीसरा मोर्चा था। और जब ये अपने आपस में जब लड़ रहे थे और आपस में जब खींचतान हुई तो धड़धड़ा के गिर गए, और इसलिए जो है वो उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई। तो वो एक इतिहास था, उस इतिहास को लेकर। लेकिन मैं अभी एक जरूर चीज को लेकर मैं पहले मैं आपके पास आ रहा हूं गोपाल जी, फिर मैं अशोक यादव जी के पास हूं। गोपाल जी मेरा सवाल एक सिंपल सा ये है, जयराम रमेश जी ने आज एक बात की, उन्होंने कहा कि भाई हमने डिवीजन वोट नहीं मांगा, इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हम चाहते थे कि अच्छा माहौल बन रहा है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। राहुल गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा था, बाकी विपक्ष के नेताओं ने भी ऐसा कहा था। लेकिन आपने ये जो पूरा माहौल बना था, इसको आपने जो है जो प्रस्ताव आया उसको लेकर, और वो तो ये भी कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि स्पीकर के ऊपर जो है सरकार का दबाव है, इसलिए वो लेकर आए, नहीं तो स्पीकर थोड़ी ऐसा प्रस्ताव लाते। देखिए पहले तो कांग्रेस ने ये जो आज जो पोस्ट स्पीकर के इलेक्शन के बाद के जो स्टेटमेंट है, उसको बजाय उनके जो एक्शंस हैं पहले वो देखने चाहिए। कल जब राजनाथ जी ने 3-4 बार परसों नरसों फोन किया था, तब आज सवेरे भी खड़गे जी ने क्या, जब उनका पार्लियामेंट में जा रहे थे बाइट ली थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने क्यों नॉमिनेशन भरा, इलेक्शन लड़ने के लिए भरा। तो वह पूरी तरह से इंटेंशन उनकी यही थी, इलेक्शन लड़के हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। लेकिन जब टीएमसी ने कह दिया कि हम उनके साथ नहीं है कांग्रेस के, जो शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि हम ओम बिरला जी को सपोर्ट करने के उन्हें फिलर्स दिए, जो जगन मोहन रेड्डी जी ने भी फिलर्स दिए कि हम ओम बिरला जी को सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस का अपना जो डिवीजन अपोजिशन का हो गया, उन्हें स्पष्ट लग गया कि हमारी किरकिरी होनी है। तो यह फिर उसके बाद 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात वो उसमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि टीएमसी, आज भी आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस और इनकी बातचीत देखे इलेक्शन के बाद, इनमें अपोजिशन आपस में इतना ज्यादा मनमुटाव है। और फिर यह अब सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी में 1,40,000 लोगों ने सत्याग्रह किया, बिना किसी हिंसा के सत्याग्रह किया, जिनको डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मीसा यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा के उन नियत्ते सत्याग्रहियों को 19 महीने के लगभग, किसी को 6 महीने, किसी को यह ज्यादातर को 19 महीने जेल में रखा। 1,10,00,000 लोगों की जबरन नसबंदी की, जिसमें एक ही परिवार के दादा, पोते और पिता, बेटे को तीनों की नसबंदी कर दी। तो यह जो अत्याचार किया गया है, यह अत्याचार को आप कैसे मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? बड़ा मतलब बहुत ही दुखद बात है कि आज हम उस चीज को, जो इतिहास का काला अध्याय है, काला दिवस है, उसको सही मायने में हटा के हम उसको जस्टिफाई करने का राजनीतिक लक्ष्य कर रहे हैं। फिर तीसरी बात है कि ये संविधान को लेके नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। संविधान, अरे संविधान की कब जो भावना है उसको तो आप रिस्पेक्ट करिए। संविधान, और ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र कांग्रेस ने लाया। प्रजातंत्र कांग्रेस नहीं, हमारे संविधान के कारण हमारे देश में प्रजातंत्र है। मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने केशवानंद भारती केस में स्पष्ट रूप से कह दिया कि पार्लियामेंट भी संविधान को बदल नहीं, मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, उन्होंने रोका है, कांग्रेस ने नहीं रोका। इन्होंने तो अंबेडकर जी का जितना अपमान किया है, जो संविधान के निर्माता के रूप में। चलिए वो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, अंबेडकर जी पे एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। जो अभी गोपाल जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने किरकिरी होने की, कांग्रेस का पूरा विपक्ष किरकिरी होती चुनाव में, इसलिए उन्होंने जो है वोट ऑफ डिवीजन नहीं मांगा। मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी
MDH। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, तो कुल मिलाकर जो गोपाल जी ने कहा कि भाई किरकिरी ना हो, इसलिए जो है आप लोगों ने वोट ऑफ डिवीजन नहीं मांगा, कि उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया था कि एक मैसेज देना था हमें, और मैसेज हमने दे दिया जनता को, और पूरे देश की जनता ने इस चीज को समझा भी। दूसरी बात, अभी हमारे एलजेपी के साथी कह रहे थे कि कोई ऐसा काम बताइए जो संविधान विरोधी मोदी जी की सरकार ने किया हो। अशोक जी आप बताइए, तमाम चर्चाएं हुई आज इमरजेंसी को लेकर के, लेकिन क्या इमरजेंसी के दौर में कभी कोई ऐसा बात बनी जिसमें 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया हो? सिर्फ सांसद ही क्या इस देश के नागरिक हैं? देखिए दूसरी बात, क्या कभी नहीं, एक मिनट, आपका सबसे बड़ा तर्क है सांसदों को लेकर के। क्या सिर्फ इस देश में सांसद ही सबसे बड़े नागरिक हैं? पूरे देश के और लोग नहीं है क्या? मेरी बात नहीं समझे। उन्होंने कहा संविधान विरोधी अगर ये सरकार न होती तो 140 सांसदों का निलंबन नहीं होता। आप ये बताइए, इस देश में अन्नदाता किसानों के ऊपर जिस तरह से कील काटे गाड़े गए, जिस तरह से द्रोण से उनके ऊपर हमले किए गए, जिस तरह से वाटर कैनन बुलेट गोली उनके ऊपर चलाई गई, उनको खालिस्तानी बोला गया, क्या क्या बोला गया, ये क्या चीज है? ये सरकार है, ये देश की सरकार, इससे ज्यादा आपातकाल कब हो सकता है? इस तरह का हमारे अन्नदाताओं के ऊपर जिस तरह के हमले किए गए। अशोक जी जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कभी ये कहते हैं ना कि भाई जो है कीले गाड़ दी, पानी के फव्वारे मारे, रबर बुलेट, तो मुझे याद आता है कि ये पार्टी कह रही है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, और गोलियां चलाई थी और रबड़ की गोलियां चलाने पर आज जो है वो जो है दुख जताते हैं। तो मुझे लगता है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को, गोलियां चलाने वाले अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट में अधिकारी बने बैठे हैं। वो गलत कह रहे हैं आप। राम मंदिर ट्रस्ट में अधिकारी वो गलत कह रहे हैं आप। वो नहीं थे। वो एक अधिकारी जरूर थे लेकिन मुख्य अधिकारी नहीं थे वो। तो अधिकारी, और सवाल यह है कि अधिकारी तो जो भी होगा, अधिकारी तो आदेश का पालन करेगा। वो जो है गोलियां चलाने का आदेश तो भाई गोलियां चलाने का आदेश तो फिर आप कहेंगे एक पुलिसकर्मी है वो बीजेपी का नेता बन गया, तो हो सकता है कि वो नेता बन गया हो, लेकिन सवाल यह है कि वो पुलिसकर्मी को गोली चलाने का आदेश तो मुलायम सिंह जी ने दिया था ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर एक के दामन में ना बड़े सारे दाग हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, जब दूसरों के ऊपर जब आप कीचड़ उछालते हैं तो एक बार देख लेना चाहिए कि हमारे जो है दामन जो साफ है। क्योंकि एक बड़ा अच्छा गाना है कि भाई पहला पत्थर वो मारे जिसने जो है पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। बहुत अच्छा है। तो मुझे राजनीतिक पार्टियों से ना जब आप लोग इस तरह की चीजें गिनाने शुरू करते हैं, मुझे यही तकलीफ होती है। और हर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या एलजेपी, जो भी पार्टी हो, दूसरों के पाप आप गिनाने लगते हैं, आपके खुद की गठरी जो है पापों की भरी होती है। तो इसलिए मैंने ये बात रोकी। नहीं तो आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। यहाँ पे मीडिया को लेकर के तमाम बातें हुई, मीडिया को लेकर के। सर आप बताइए, आज के डेट में
159वें नंबर पे हमारी मीडिया है 180 देशों में। फिर आप गलत दिशा में चले गए नंबर पे हम हैं। फिर आप गलत सारी चीजें फिर आप गलत दिशा में चले गए। ये मेरे विषय पर बोलिए सर, आप मेरे विषय पर कर रहे हैं। मीडिया इस समय पूरे देश में जो मर्जी में आए नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके की बात करता है, या पूरे विश्व में शायद ही किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने खुल के, इतने मजाक के तौर पर, इतने। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, मीडिया के लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो मत बताइए मुझे। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो मत बताइए। सुनिए सर, एक फैक्ट चेक मुझे ना बार बार आप लोग फैक्ट चेक करने पे मजबूर करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट चेक ये है कि आज दुष्यंत जी दूरदर्शन पर बैठे हैं और आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दूरदर्शन पर बैठे हैं। और एक वो दौर था जब दूरदर्शन पर विपक्ष को नहीं बुलाया जाता था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव जी उसको सपोर्ट करते थे। और यह भी आपको बता दूं मैं, आपातकाल का वो दौर था जब दूरदर्शन पर सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जी दिखाई जाती थी, बाकी किसी को नहीं। और उस वक्त दूरदर्शन को इंदिरा दर्शन नाम आप लोगों ने दिया था, आपके मुलायम सिंह जी ने दिया था इंदिरा दर्शन। और आज आप लोग यहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, मीडिया स्वतंत्र है, इसलिए आज आप लोगों को यहां पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इस बात को याद रखिए, जो चीज छूटते ही गलत साबित हो जाए ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए कि आप बैठे हैं दूरदर्शन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जो है 50 गालियां रोज देते हैं दूरदर्शन पे बैठ के, फिर कहते हैं देश में बोलने की आजादी नहीं है, फिर कहते हैं मीडिया स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मीडिया स्वतंत्र है और इसीलिए जो है मीडिया के कर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौत की दुआ तक मांगते हैं। इस देश में मीडिया इतना स्वतंत्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआ मांगने वाले पत्रकार भी हैं और उनको किसी ने जेल में नहीं भेजा। इस बात को याद रखिए सर। मुझे बार बार आप लोग जो है प्रोवोक कर देते हैं, मुझे आप लोगों के फैक्ट चेक करने पड़ते हैं और आप विषय से इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।